Excuse me, sir. Okay. Yeah. Good afternoon, everyone. ठीक है. I just got the mic switched on. I was telling कि अभी next 2-3 days के लिए आप सभी classes घर से ही करेंगे. Nobody will come for offline classes. और टाइमिंग दोनों रखूंगा, डोंट वरी. 1:30 भी क्लास होगी और 4 o'clock भी क्लास होगी. ठीक है, वो इशू बिल्कुल नहीं रहेगा. तो आज की क्लास में जहां हमने लास्ट क्लास में फिनिश अप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे. पॉइजनस इक्वेशन, राइट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. तो सबसे पहले हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव किया था. उस डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर आपने अंडरस्टैंड किया दैट रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल टू पाई बाय 8 पी बाय एल, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट आर पावर 4 बाय ईटा. ये लेके सॉल्व किया था आपने. इससे आगे यहाँ पे समझिए ध्यान से कि जैसे करंट जब सॉल्व करते हो उसे आप इलेक्ट्रिक करंट बोलते हो ना, ऐसे ये जो ये लिक्विड का करंट है इसे लिक्विड करंट या वाटर करंट भी बोल देते हैं. सो रेट ऑफ फ्लो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लिक्विड करंट को. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल था? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस. याद कीजिए, जो इलेक्ट्रिक करंट था उसके फ्लो करने का बेसिक कॉज क्या था? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का बेसिक कॉज क्या था, बता सकता है कोई? क्यों फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट? पोटेंशियल डिफरेंस. हाँ, बैटरी लगाने से, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने से. वैसे माय डियर, कोई सोच के बताइए, ये जो लिक्विड फ्लो करता है या गैस फ्लो करती है उसका बेसिक कॉज क्या होता है? क्या चीज है जो इससे फ्लो करवाती है? प्रेशर डिफरेंस. हाँ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, सबको क्लियर होना चाहिए. देखो हमने बात की थी द अदर डे वी टॉक्ड अबाउट लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, है ना? सी ब्रीज या लैंड ब्रीज किस कारण से होती है? प्रेशर डिफरेंस के कारण होती है. सो हर कोई समझे, प्रेशर डिफरेंस की वजह से सी या लैंड ब्रीज चल रही है. और इवन आप ये मानिए कि जो जो वाटर करंट्स है वो भी उसी के कारण होते हैं. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स कंपैरेटिवली इजियर टू अंडरस्टैंड. एक बात. नंबर 2, इजियर टू यूज. देखो कैसे, आपने पढ़ा रेट ऑफ फ्लो. आई होप यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को. रेट ऑफ फ्लो जिसे मैंने v डॉट डाल दिया, दैट्स इक्वल टू पाई बाय 8, है ना, p बाय l r पावर 4 बाय ईटा. अगर अब मैं ये बोलूं कि ये बेसिकली लिक्विड करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माय डियर दिस लिक्विड करंट शुड बी इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस. p रिप्रेजेंट्स प्रेशर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ट्यूब. जिस ट्यूब के थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है वो ट्यूब कितना प्रेशर मतलब कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, ये हमें यहां से पता चलता है. ठीक है सर, आप केवाई करवा रहा हो. केवाई क्या होता है? आई डोंट नो क्या बोल रहे हो आप. मैं पॉइजनस इक्वेशन बता रहा हूं फ्लूइड्स में, जिसमें हम रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं. ठीक है, जो आप डायमेंशनली कर चुके थे, उसमें आगे यूजेज के पॉइंट से समझा रहा हूं. हम रेट ऑफ फ्लो में देखिए ध्यान से फिर से, पाई बाय 8 पी बाय एल आर पावर 4 बाय ईटा आ गया. अब इसे कंपेयर कर रहा हूं, अगर इलेक्ट्रिक करंट होता तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस होता. यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं उसे. यहाँ पर ये लिक्विड करंट है. लिक्विड करंट क्या होता है? प्रेशर डिफरेंस अपॉन, अब देखिए ध्यान से, प्रेशर डिफरेंस अपॉन व्हाट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ट्यूब जिसके थ्रू लिक्विड ने फ्लो करना है. तो कनिका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जब लिक्विड फ्लो करता है, जैसे कि हम बेसिकली लिक्विड करंट कहते हैं, उस लिक्विड करंट को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? मतलब कितना लिक्विड करंट कम या ज्यादा होगा, इस पैरामीटर को कौन कंट्रोल करता है? तो देखिए ध्यान से, नंबर 1 तो प्रेशर डिफरेंस है ना, डिसाइड करता है. बट जो ये है आर ट्यूब, इसे अगर कंपेयर करूं तो कितना आएगा? यहां से देखें, आर ट्यूब कितना बनेगा? 8 बाय पाई, देख सकते हैं 8 बाय पाई. और यहां से क्या आ जाएगा? देखो पी तो चला गया, अब एल आ जाएगा, और यहां से ईटा एंड आर पावर 4. इसको सोच के देखोगे ना, वैसे भी क्लियर होने लगेगा. एक ट्यूब का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा जितने उसके रेडियस कम होगी. जितने रेडियस कम होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. जितने लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना उसका फ्लो करना मुश्किल होगा, उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर्ड ज्यादा होगा. ऐसे ही एल लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ में फ्लो करना पड़ेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा कम होगा. सो कमिंग बैक टू, यहां से आप रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू लिक्विड फ्लो डिफाइन करेंगे तो 8 बाय पाई एल ईटा या ईटा एल बाय आर पावर 4 बनता है. ठीक है, सो दिस वाज इट. सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए
कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है वैसे लिक्विड करंट होता है, और लिक्विड करंट के टाइम पे भी जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस डिफाइन किया था वैसे ही रेजिस्टेंस डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, आई वांट कि आप एक बार अपने नोट्स निकाल लें, वहां से आपको लिंक करता हूँ कहाँ क्या किया जाएगा। फाइंड आउट योर नोट्स, देखिए ध्यान से, ये टॉपिक है जो हम कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको आपसे डिस्कस कर देता हूँ। कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? बहुत पतली सी ट्यूब होती है जिसके अंदर लिक्विड ना अपने ऊपर चढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब है कि रेडियस काफी कम है, ऐसा समझ लीजिए। Capillary tube 1 millimeter in dia and 20 centimeter in length is fitted horizontally to a vessel kept full of alcohol. The depth of the center of capillary tube below the surface of alcohol is 30 centimeter. Okay. If the viscosity and density of alcohol are 0.012, this and this values given respectively, find the amount of alcohol that will flow out in 5 minutes. तो ये बेसिकली क्या समझा रहा है? देखिए, इसने आपसे एक डायग्राम एक्सपेक्ट किया है, इस तरीके से वेसल है, इस वेसल में यहाँ पर एक ट्यूब बना दी है। ठीक है, इस ट्यूब का अपना रेट ऑफ फ्लो होगा जो यहाँ से डिसाइड होगा। कौन डिसाइड करेगा? π/8 फिक्स हो गया, राइट? लेंथ ऑफ द ट्यूब फिक्स हो गई, r रेडियस ऑफ द ट्यूब फिक्स हो गई, eta विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड हो गया। अब ये p प्रेशर डिफरेंस कौन डिसाइड करेगा? ध्यान देना जरा, यहाँ पर जो प्रेशर है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ अंदर जो प्रेशर है ध्यान दीजिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HOG है। समझ सकते हैं सभी भाई? देखिए ध्यान से, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HOG ये टोटल प्रेशर है, और यहाँ इस एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और हमें क्या कंसीडर करना होता है? प्रेशर डिफरेंस। दैट मींस हमारे लिए P का रोल कौन प्ले करेगा? HOG। ठीक है, तो मैं जस्ट डिस्क्राइब करके छोड़ देता हूँ, सॉल्व आप खुद से करेंगे। प्रेशर डिफरेंस आ गया HOG, this to be put here upon length। देखिए लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब गिवन है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 1 मिलीमीटर, उससे आप रेडियस हाफ करके सॉल्व कर सकते हैं। r/4 रिक्वायर्ड है, यहाँ पे पुट करेंगे। फिर इसने लिक्विड की डेंसिटी और विस्कोसिटी दोनों डिफाइन करिए, तो विस्कोसिटी आप यहाँ से यूज करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली। अमाउंट ऑफ अल्कोहल दैट विल फ्लो आउट इन 5 मिनट्स। अब डेंसिटी क्यों प्रोवाइड करी? ध्यान से देखना, यहाँ से 5 मिनट्स में कितना लिक्विड फ्लो कर जाएगा, पर सेकंड कितना करेगा वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। पर सेकंड यहाँ से मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, टाइम कितना? 5 मिनट्स, 5 into 60, 300 सेकंड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम फ्लोइंग सॉरी पर सेकंड नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट इज फ्लोन। अगर टोटल मास निकालना होगा तो इसे आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप इतना तो हर कोई जानता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो जब मास निकालने जाओगे तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे। सो वन लास्ट टाइम लुक एट इट केयरफुली। हमने सॉल्व किया, कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है, उसे 300 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया टोटल वॉल्यूम जो फ्लो कर गया। उसे उठा के फिर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है मास, तो टोटल मास कितना फ्लो कर गया वो आपको मिल जाएगा। फाइन, तीसरा ध्यान से सुनिए, लास्ट क्लास में हमने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया था, राइट? उसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, तो एक छोड़ दीजिए, नेक्स्ट से आप पार्टिसिपेट करेंगे मेरे साथ। इन गिविंग अ पेशेंट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देखिए ये मेडिकल वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाँ, बोर्ड मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ से भी और स्कूल के पॉइंट ऑफ से भी। देखिए, patient of blood transfusion, the bottle is set up so that the level of blood is 1.3 meter above the needle। होता है ना, हाथ में यहाँ पे निडल लगा देते हैं और ऊपर बॉटल होती है, तो बॉटल से इसका जो लेवल डिफरेंस है वो 1.3 मीटर का है, which has an internal diameter of 0.36 millimeter and is 3 centimeter in length। okay, लेंथ मिल गई सिरिंज की लेंथ मिल गई, उसका डाया मिल गया, हाइट जहां से लिक्विड का प्रेशर क्रिएट होना है वो मिल गया। 4.5 centimeter cube of blood passes through the needle in 1 minute. Calculate the viscosity of blood. Density of blood is 1020 kilogram per meter cube। ठीक है भाई, देखते हैं जरा क्या क्या किया जा सकता है। ये हमसे पूछ रहा है viscosity of blood, तो obviously viscosity निकालने के लिए I would rely on this formula which says rate of flow of liquid is equal to this। अब इसमें मेरे पास क्या क्या चीज ऑलरेडी है, ब्लड का लेवल 1.3 मीटर अबव है, यानी प्रेशर मिल गया। आप जानते हैं सभी की प्रेशर को हम H रो G से सॉल्व करते हैं, तो H रो G इसके अंदर H 1.3 आ गया, डेंसिटी ऑफ ब्लड गिवन है 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो डेंसिटी यूज हो जाएगी इनटू G आ जाएगा, मिल गया आपको P।
उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब गिवन है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, एल आपके पास आ गया। बस ध्यान ये रखना, मैं क्योंकि पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको यूनिट्स का प्रॉपर ध्यान रखना है, राइट? या तो सारा सीजीएस या फिर सारा एसआई। सो लेंथ आप लिखे अकॉर्डिंग टू 3 सेंटीमीटर। देन माय डियर डायमीटर इज गिवन टू बी 0.36 मिलीमीटर। 0.36 मिलीमीटर का छोड़ रिश्तेदार तल के फल की चिंता कर शर्मा जी पता नहीं अगर सृजन ध्यान रखो भाई। सर मेरे पे तो चल ही रहा था एक सब, मैं तो आपके नाम से देख लेता हूँ, कहीं कोई और ना एंटर कर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। बट माइक आपका ऑन था, मैं यहाँ से देख पाता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखें। आर हो गया 0.36 का हाफ यानी 0.18 मिलीमीटर, उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये आ गया, एल आ गया, आर आ गया, भाई ऐसे तो परेशान आपका आ गया। हेलो, काइंडली टेक केयर। तीसरा इस बार आपका माइक था, ठीक है, पढ़ाने दो यार, मत करो, ध्यान रखो। सो पी एल आर और ईटा में फाइंड आउट करना है। प्रेशर के लिए डेंसिटी रिक्वायर्ड थी, तो हाइट और डेंसिटी आपके पास है, एच रो जी से उठा के यहाँ पुट कर देना। रेट ऑफ फ्लो आपके पास है, क्योंकि इसने बताया कि भाई 4.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड पासेस इन 1 मिनट, तो आपको पर सेकंड चाहिए होता है। तो 4.5 सेंटीमीटर क्यूब इन 1 मिनट मतलब डिवाइड बाय 60, इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब याद रखें, अगर आप क्वेश्चन को सीरियस में सॉल्व करें देन इट्स ओके, बट अगर आपने बाकी सारी चीजें एसआई में यूज करी हैं तो आपको सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम में से हर कोई जानता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 10⁻² का क्यूब करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। तो कन्वर्जन फैक्टर आपके पास है, मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना तो 10⁻³ यूज कर रहे होंगे, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। फाइन, जस्ट पुट दिस वैल्यूज एंड सॉल्व, ठीक है। सो बस इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें रहते हैं मेनली। मैं नेक्स्ट भी रीड आउट कर देता हूँ। A liquid flows through a pipe of 1 millimeter radius and 10 centimeter length under a pressure of this. तो रेडियस भी प्रोवाइडेड है और लेंथ भी। आई सजेस्ट आप में से जो भी अभी क्लास कर रहे हैं, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं तो आपके पास भी ये है, साथ साथ आप भी रीड करते जाइए, ठीक है। लिक्विड फ्लोज थ्रू पाइप ऑफ 1 मिलीमीटर रेडियस, आर है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर लेंथ, एल आ गया, एंड अ प्रेशर ऑफ 10⁴ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस आ गया। कैलकुलेट रेट ऑफ फ्लो एंड द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट ऑफ द ट्यूब, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दिस। तो माय डियर, इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और सब चीजें आपको बता रखी है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है, कर देना सॉल्व। और साथ में बोला स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट। स्पीड ऑफ द लिक्विड कमिंग आउट कैसे होगी वो मैं क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनिए। जो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू एरिया, मानते हैं, लेंथ इनटू एरिया। तो सिलिंड्रिकल पाइप अगर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। लेकिन अगर आप वॉल्यूम पर यूनिट टाइम की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो की, तो यहाँ भी टाइम से डिवाइड करोगे। अब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आ गई वेलोसिटी। तो याद रखना, जो रेट ऑफ फ्लो होता है ना, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, दिस इज एरिया इनटू वेलोसिटी। सो आपके लिए नया फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप, एरिया इनटू लेंथ जो था, याद रखें, एरिया इनटू लेंथ जो होता है वो वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर आप उसे टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो रेट ऑफ फ्लो हो जाता है। तो डियर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज एरिया इनटू वेलोसिटी। जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है बिल्कुल परेशान मत हो, शुरू के 15 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना। बाकी ये जो एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस किए जा रहे हैं आज। रेट ऑफ फ्लो इज 5/8 P/L R का 4/eta। टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। आपको पता है कि प्रेशर डिफरेंस एचओजी से निकाला जा सकता है, इसी का डिस्कशन हुआ है। और मेजर इंपॉर्टेंट ये था कि भाई जिन सिस्टम के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सीजीएस या एसआई, उसके अकॉर्डिंग यूनिट्स का कन्वर्जन प्रॉपर। अभी यहाँ पे एक नया फॉर्मूला है, ये ध्यान से देख लीजिए। अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो आप उसका वॉल्यूम नहीं देखते, आप देखते हो कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो कर रहा है एक पाइप में से। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इज एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। इस नए फॉर्मूले को सभी याद करेंगे, रेट ऑफ फ्लो इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको रेट ऑफ फ्लो मिलेगा, आप एबी से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि आपको डायमीटर ऑलरेडी नोन है, तो वहां से गिन, ठीक है।
चलो मैं इसको रिमूव ही करता हूँ, शायद कोई और घुस रहा है तीसरा के नाम से, कोई बात नहीं। अब देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, it says two tubes A and B of lengths 100 cm and 50 cm have radii 0.1 and 0.2 respectively। तो साथ साथ इमेजिनेशन चलना चाहिए कि दो ट्यूब्स है A और B 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, एक की लेंथ दूसरे से आधी है और जो रेडियस है वो डबल है। If a liquid passing through the two tubes is entering A at a pressure of 80 centimeter of mercury and leaving B at a pressure of 76 centimeter of mercury, determine the pressure at the junction of A and B। ध्यान से सुनिए, ये कैसा क्वेश्चन है जो सीबीएसई और कंपटीशन दोनों पार्ट्स को कवर अप करता है, तो मेरे साथ साथ समझिए। क्या कह रहे हैं, दो पाइप्स को ना एक के बाद एक ज्वाइन किया गया है, ठीक है, जिनमें से एक की लेंथ दूसरे से डबल है और रेडियस जो है वो हाफ है। अब उनमें से एक एंड के ऊपर इन्होंने प्रेशर आपको बताया है, दोनों एंड के ऊपर अलग अलग बताया है, और जंक्शन के ऊपर पूछा है। देखिए ध्यान से, जो लंबे वाली पाइप है उसका डायमीटर कम रखा हुआ है और ये ज्यादा रखा हुआ है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर एंड रेडियाई इज 0.1 मिलीमीटर 0.1 mm और इसकी है 0.2 mm, डबल है रेडियस। अब कहता है यहाँ पे जो एंटर कर रहा है ना ए के लिए वो है 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। आई होप इन टर्म से हम सब अब अवेयर है। 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब क्या, प्रेशर निकालना चाहेंगे तो H रोज ही कर सकते हैं, फाइन। सो 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg यहाँ पे, और यहाँ पे जो प्रेशर गिवन है दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यहाँ पूछ रहा है जंक्शन के ऊपर प्रेशर कितना हो, दिस इज व्हाट दे वांट टू नो। Fine. What nation wants to know what is the pressure here? आज कोहली की सेंचुरी होगी कि नहीं होगी? So just look at it. 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg के ऊपर यहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहा है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg के ऊपर लिक्विड यहाँ से बाहर निकल रहा है, एंटर करता है निकलता है। सेंटर में मतलब जंक्शन पे रादर आई वुड से कि जहाँ पे दोनों पाइप्स को ज्वाइन किया गया वहां पे प्रेशर कितना है। तो एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए पहले। आप लोग जो 10th में रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करते थे, एक सर्किट के अंदर एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगाया गया, तो उन दोनों में क्या चीज सेम होती थी, करंट या वोल्टेज? बताइए शाबाश। जब आप एक के बाद एक सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उनमें श्योरली करंट सेम रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज सेम रहता है? नहीं, कोई आंसर नहीं करेगा। मुझे लगा 10th तो बहुत अच्छे से की थी आपने। करंट रहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया अंशुल, अगम बहुत बढ़िया, सत्यम सही है, संयम सॉरी। तो बाकी सभी ध्यान से सुने। देखो भाई, इस पाइप के अंदर जितना पानी आएगा वही तो आगे जाएगा, तो सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है? रेट ऑफ फ्लो। जितना वाटर पर सेकेंड यहां से एंटर करेगा उतना ही पर सेकेंड यहां से एंटर करेगा, उतना ही पर सेकेंड यहां से बाहर जाएगा। तो एक छोटी सी बात सभी समझ लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम इन सीरीज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम फॉर दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखें जरा, सुनिए, ये A है, ये B है। रेट ऑफ फ्लो फॉर A शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो फॉर B। मानते हैं? यहां से यहां तक के लिए आपको यूज करना पड़ेगा π/8, है ना। आप लोग जहां जहां बैठ के कर रहे हैं साथ साथ कोशिश करो लिखने की। π/8 यार ये भी नहीं चाहिए, सॉरी। प्रेशर डिफरेंस को देखें ध्यान से, यहाँ 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg है, यहाँ पे P है, तो मैं इसका आंसर भी अगर सेंटीमीटर ऑफ Hg में ही निकालना चाहता हूं तो लिख देता हूं 80 माइनस P, इतने सेंटीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर है। साथ में चाहे तो रोज ही लिख के रख सकते हैं, लेकिन हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो P हो गया डिवाइडेड बाय L। L कितना है? 100। अगर दोनों तरफ की यूनिट सेम है तो उसे बिल्कुल भी आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो π/8 P/L R पावर 4 बाय ईटा। R कितना है? 0.1 की पावर 4 बाय ईटा शुड बी इक्वल टू। अब यहां से यहां देखिए ध्यान से, कनिका आई होप ये क्लियर हो रहा है। अब आप ये बिल्कुल मत सोचो, जिसने भी लेट ज्वाइन किया था आप सभी के लिए एक ही फॉर्मूला है जो बार बार यूज कर रहे हैं। दो नए कॉन्सेप्ट बताए, एक तो रेट ऑफ फ्लो को A into V लिख सकते हैं, और दूसरा कि भाई सीरीज में रेट ऑफ फ्लो सेम होता है, जितना इस पाइप के अंदर पर सेकंड पानी फ्लो करेगा उतना इसमें करेगा।
तो इसके लिए फॉर्मूला डाला पाई बाय 8 प्रेशर डिफरेंस यानी 80 माइनस पी इंटू रो जी बाय 100 इंटू आर पावर 4 बाय ईटा इज इक्वल टू, अब इसके लिए देखो पी माइनस 76 इंटू रो जी बाय लेंथ कितनी 50 और साथ में पाई बाय 8, समझ पा रहे हैं? पाई बाय 8 पी बाय एल आर पावर 4 0.2 की पावर 4 बाय ईटा, ये आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। अब यहां से देखिए पाई बाय 8 इज गॉन, ईटा इज गॉन, राइट, और रो जी को हटा सकते हैं आप, यहां से 52 जा 100 हो जाएगा, और ये जो टर्म है इस टर्म को देखना ध्यान से, 0.1 पावर 4 था तो 0.1 वाली चीज को हटा सकते हैं, डेसिमल हट जाएगा, सीधा हमारे पास आ जाएगा 2 पावर 4। अब देखो क्या सॉल्व करना है, 80 माइनस पी और डिवाइड बाय 2 है, इसे मैं उधर ले जाता हूं। इधर क्या है देखिए ध्यान से, 2 पावर 4 ऑलरेडी था, 2 पावर 4 होता कितना है, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये था 16 और ये 2 भी इधर आ गया तो हो गया 32, तो 32p माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 76। अब क्या करो, यहां से आपको तो p फाइंड आउट करना है, आप ये वाली p की टर्म इधर ले जाओ, 33p हो जाएगा, इसे इधर ले आओ और उस तरह से करके p सॉल्व हो जाएगा। तो p का जो आंसर आएगा दैट वुड बी, कि जो भी आंसर आ रहा है इतने सेंटीमीटर ऑफ Hg, दैट विल गिव द आंसर। आई होप सबको समझ में आ रहा है। वन लास्ट टाइम, सीरीज में कौन सी चीज सेम रहती है, रेट ऑफ फ्लो, तो आपने यहां से यहां तक के लिए और यहां से यहां तक के लिए सॉल्व किया, कंपेयर कर दिया, 16 आएगा, ओके ठीक है अंशुल। 16p नहीं, p का तो आंसर आपको सॉल्व करना है ना, p का आंसर आपको सॉल्व करना है, जो ऑब्वियसली 80 और 76 के बीच में कुछ आएगा, श्योर आपका आंसर हर हाल में 80 और 76 के बीच में कुछ आना चाहिए। आप चाहे तो सॉल्व कर लें, यस 2 पावर 4 इज 16, लेकिन ये वाला 2 भी था ना, ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा, ये वाला 2 भी इधर आ जाएगा, इसकी वजह से 32 हो गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, फाइन। आई एम मूविंग अहेड नाउ, बाकी के जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद से ट्राई करना, एसएल से क्वेश्चंस करना। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टोक्स लॉ। देखिए ध्यान से, स्टोक्स लॉ, STOKE, स्टोक्स लॉ कॉपी में लिखते जाओ, ठीक है। अगर हम 76.12 के आसपास इसका आंसर आ रहा है, सर एक बार ये नोट करने दो। अच्छा नोट कर लो, हाँ अप्रोक्स में नहीं जा पाएंगे सृजन, क्योंकि ये 76 है, तो ये आंसर आपको निकालना ही पड़ेगा कि मतलब 77 के अप्रोक्स होता तब तो ठीक था, लेकिन 76.12 आ रहा है, वो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप लोग ये नोट कीजिए, जिसने कर लिया है, ठीक है प्रीति, बहुत बढ़िया। जिसने भी ये नोट डाउन कर लिया है, मैं तब तक अटेंडेंस कर लेता हूं आपकी, आप तब तक आगे स्टोक्स लॉ पढ़े, जरा रीड कीजिए जरा। 6 पाई ईटा आरवी, एक तो इसका रट्टा लगाना है, 6 पाई ईटा आरवी। मैंने आपको बताया था कि भाई फ्लूइड्स का टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें हर रोज एक दो नए फॉर्मूलाज हो रहे होते हैं। सो 6 पाई ईटा आरवी की इंपॉर्टेंस क्या है, ध्यान से सुनते जाइए, मैं बता रहा हूं आपको। अगर कोई सॉलिड बॉल, जैसे कि ये होती है ना ग्लास बॉल हो गई, या फिर जो आपके साइकिल में, ध्यान देना, जो आया सॉरी, जो साइकिल में बियरिंग्स होते हैं ना, बॉल बियरिंग्स, ये बॉल बियरिंग्स जो होती हैं ये भी सॉलिड बॉल्स होती हैं। तो बॉल बियरिंग कंसिडर करो, ग्लास बॉल कंसिडर करो, इन सभी को अगर किसी लिक्विड में आप ऊपर से ड्रॉप कर दो नीचे की तरफ, तो जब ये नीचे जाएंगी तो इनको जितनी ऑपोजिशन मिलेगी वो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग दी जाती है, 6 पाई ईटा आरवी, ठीक है। इसीलिए पहले तो इसका रट्टा लगाया जाए, 6 पाई ईटा आरवी, सो बैक सॉरी, ठीक है। 6 पाई ईटा आरवी कैसे आता है समझिएगा ध्यान से। नंबर 1, तो आपको जो लिक्विड कंसीडर करना है ना, वो इनफाइनाइट एक्सटेंशन का करना है, मतलब कहीं पे भी वो लिक्विड खत्म नहीं होगा, व्हिच इज एन असम्पशन। उसके बाद माय डियर, जो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसकी की रेडियस r है, जब ये नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर 3 तरह की फोर्सेस लगेंगी। नंबर 1, तो इसका अपना वेट नीचे की तरफ लगेगा mg। नंबर 2, इसके ऊपर बॉयंसी लगेगी b। इन दोनों को भूल जाइए, हम इन दोनों के अलावा लगने वाली तीसरी फोर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वो फोर्स क्यों लग रही है, जब ये नीचे जाता है तो ये जिन लिक्विड लेयर्स के कांटेक्ट में आता है ना, उन लिक्विड लेयर्स को
अपने साथ नीचे की तरफ मूव करवाता है। ध्यान रहे उनके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, उनको अपने कांटेक्ट में लाके साथ में फ्लो करवाने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो ये इन लिक्विड लेयर्स को अपने साथ नीचे फ्लो करवाने की कोशिश करता है, तो इनके एडजेसेंट वाली जो लेयर्स हैं वो उसे ओपोज करती हैं। आप जानते हैं जैसे सॉलिड फ्रिक्शन था वैसे लिक्विड फ्रिक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ना यहाँ पर ऑपोजिंग फोर्स का, इट कम्स आउट टू बी 6 पाई ईटा आर वी। ये हमें डायमेंशनल एनालिसिस से ही प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने आपको ओवरऑल बताया, आपको इनफाइनाइट एक्सटेंशन का लिक्विड कंसीडर करना है, उसके अंदर एक रिजिड सॉलिड बॉल जिसकी रेडियस आर है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, वो नीचे गिरता है, तो एक मेन असम्पशन है कि वो स्लाइड नहीं करेगा, वो अपने साथ कांटेक्ट में आने वाले लेयर्स को फ्लो करवाएगा। तो उनके एडजेसेंट जो लेयर्स है वो इनके मोशन को अपोज करेंगी, देन द फोर्स ड्रैगिंग फोर्स कम्स आउट टू बी 6 पाई ईटा आर वी। क्लियर? तो एक तरह से ये कौन सी फोर्स है जो लिक्विड के अंदर सॉलिड के मूव करने की वजह से सॉलिड के ऊपर लग रही है। लिक्विड ने सॉलिड के ऊपर कितनी फोर्स लगाई? 6 पाई ईटा आर वी। लिक्विड लेयर ने लिक्विड लेयर के ऊपर कितनी लगाई थी? याद करो, ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, है ना। कौन सा फॉर्मूला था वो, क्या बोलते हैं उस फॉर्मूला को, बोल के बताएगा। ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, बताओ बताओ, शाबाश। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो लिक्विड में एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर लगाती है उसे क्या बोलते हैं? हेलो, विस्कस फोर्स। अरे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था आपने, हाँ, विस्कस फोर्स बोलते हैं। सो ध्यान रखें, याद रखना, इसीलिए यहाँ पे बोल रहा हूं, खुशी ध्यान से सुनना। ईटा ए डीवी बाई डीएक्स जो हम बोल रहे हैं वो लिक्विड लेयर की लिक्विड लेयर के ऊपर लगने वाली फोर्स है, और जो ये फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आरवी, ये लिक्विड की वजह से सॉलिड के ऊपर लगने वाली फोर्स है, ठीक है। ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों का जो आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मेरे साथ रीड कर सकते हैं, पेज नंबर 13 के राइट बॉटम में, according to Stokes law, the backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v throughout fluid is given by f is equal to 6 pi eta r v। तो आप लिखो अपनी कॉपी में, मैं डिक्टेट भी कर देता हूं साथ साथ, लिखे शाबाश। स्टोक्स लॉ, STOKE, स्टोक्स लॉ लिखिए। according to it backward viscous force acting on spherical object of radius r moving with constant velocity inside a liquid is given by F is equal to 6 pi eta RV, 6 pi eta RV, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी v है, रेडियस r है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी eta है। तो ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, आप इसे डायमेंशनली प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे? F is proportional to eta r v पावर a b c, ठीक है। मेरा मानना है कि हम में से हर किसी को आता है, तो समझ लें eta पावर a r पावर b v पावर c। तो बताइए जरा, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? आज कंट्रीब्यूट नहीं करना क्या? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mlt-2। बिल्कुल सही, mlt-2। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ml-1t-। बहुत बढ़िया, ml-1t-1। सो mlt-2, ये ml-1t-1, रेडियस होती है l, वेलोसिटी है lt-1। तो आई होप आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 6 पाई eta v। बट मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एक बात अपने आप को बतानी है, अच्छे से याद करनी है कि भाई लिक्विड्स को लेके, विस्कोसिटी को लेके जब फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स का, तो एक तो लिक्विड लेयर के ऊपर होता है जो कि ईटा ए डीवी बाई डीएक्स था, और एक होता है लिक्विड लेयर की वजह से सॉलिड के ऊपर जो कि होता है 6 पाई ईटा आर वी, ठीक है। डन कर लोगे इसे, ठीक है माय डियर। यहाँ इससे रिलेटेड एक दो चीजें और पढ़ देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं ये डायमेंशनली डिराइव कर रखा है, ये काम आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। इसके बाद देखिए, कंडीशन अंडर विच स्टोक्स लॉ इज वैलिड। ये स्टोक्स लॉ वैलिड कब होता है?
फ्लूइड थ्रू विच बॉडी मूव्स हैज इनफाइनाइट एक्सटेंशन, उसका मतलब मैंने समझाया क्योंकि कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। बॉडी इज परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ, देयर इज नो स्लिप बिटवीन द बॉडी एंड फ्लूइड, वो स्लिप नहीं कर रही, अपने साथ फ्लो करवा के ला रही है। The motion of body does not give rise to turbulent motion and eddies. Motion is streamlined. आगे पढ़ेंगे streamlined motion क्या होता है, आराम से flow करता हुआ जा रहा है। Size of the body is small, but it is larger than the distance between the molecules of liquid. देखो सीधी सी बात है, मान लीजिए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स का साइज है उससे भी छोटे साइज का ऑब्जेक्ट छोड़ दोगे तो उसके लिए तो बड़े बड़े पत्थर हो जाएंगे, उनके बीच में इधर उधर घूमेगी, उसका साइज उनसे छोटा नहीं होना चाहिए ताकि वो आराम से उनके ऊपर ऐसे मूव कर पाए। तो 5 पॉइंट है जिनमें से इनफाइनाइट एक्सटेंशन आप आराम से याद रख सकते हैं, राइट, नो स्लिपिंग आप आराम से याद रख सकते हैं, और क्या बोला था, फ्लो करवाना चाहिए साथ में, स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, इनफाइनाइट एक्सटेंशन होना चाहिए, और ये समझिए कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड है दैट शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, दैट शुड नॉट बी या साइज ऑफ द बॉल शुड नॉट बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ऐसे करके मेंशन, ठीक है, ये आप लिख लेना, नो स्लिपिंग, रिजिड एंड स्मूथ एंड इनफाइनाइट एक्सटेंशन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये वर्ड लिख देना बस, द फ्लो शुड बी स्ट्रीमलाइन, और लास्ट ऑफ ऑल मीडियम इज होमोजीनियस एंड कॉन्टिन्यूस, होमोजीनियस एंड कॉन्टिन्यूस, ये जो हम लास्ट पे वर्ड यूज कर रहे थे ना कि स्मॉल साइज नहीं होना चाहिए, वो अपने आप इसमें टेक केयर हो जाएगा कि होमोजीनियस होने का मतलब है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स उनका साइज सेम आ रहा है, और कॉन्टिन्यूस होने का मतलब है कि जब ये बॉडी इसमें फ्लो करती है, मूव करती है, तो उसको इधर उधर मूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधी निकल चली जाती है, कॉन्टिन्यूस मूव करती है, बस दैट्स ऑल, पूछने पे बताने हैं ये, अदरवाइज आप बस ये डिराइव कर। अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो एग्जाम में 100% आता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, सभी लिखिए अपनी कॉपी में जरा, टर्मिनल वेलोसिटी, ये टॉपिक 100% लिखो, इसके ऊपर भी आएगा ही है, टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, यहां पे देखिए, जब आप किसी फ्लूइड के अंदर, राइट, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, ऐसा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो कंप्रेस ना हो जाए, एज इट इज, राइट, आर रेडियस है, ये नीचे की तरफ जाएगा तो नंबर 1 इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, वेट एक्ट्स डाउनवर्ड, नंबर 2 बॉइंट फोर्स एक्ट्स अपवर्ड, नंबर 3 जो फोर्स आपने अभी भी पढ़ी, स्टोक्स फोर्स एक्ट्स बैकवर्ड, ये इसे एफ लिखते हैं। तो आप डायग्राम बनाइए इस तरह से कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है, वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, तो mg इज डाउनवर्ड, buoyancy इज अपवर्ड एंड स्टोक्स फोर्स इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, नीचे जा रहा है तो स्टोक्स फोर्स ऑपोजिट लगेगी ऊपर की तरफ, और अगर ऊपर जाएगा तो स्टोक्स फोर्स डाउनवर्ड्स लगेगी, ठीक है। अब लिख दीजिए, पहले डिफाइन करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, लिखिए, इट मे बी डिफाइंड एज द कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by a solid spherical body, constant velocity acquired by a solid spherical body while falling through a viscous liquid, viscous fluid लिख सकते हैं हम लिक्विड की बजाय, while falling through a viscous fluid, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी होती है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड, बट ये कांस्टेंट हो चुकी है, कांस्टेंट क्यों हो गई है वो हम एक्सप्लेन, लिखिए अब जरा, कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r, लिखते जाएं, कंसीडर spherical body of radius r and density rho s, सॉलिड के लिए rho s लिख देंगे और लिक्विड के लिए rho l कर देंगे, spherical body of radius r and density rho s falling through fluid of
डेंसिटी रो एल, क्योंकि हम मोस्टली लिक्विड को यूज करेंगे इसलिए रो एल कर देता हूं, डेंसिटी रो एल एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक है, डन। अब देखिए तीन फोर्सेस लग रही हैं, इनको मेंशन कर देते हैं, लिखिए जरा। फॉलोइंग थ्री फोर्सेस act on the sphere, उसमें लिखे नंबर वन इट्स वेट में लिखना इक्वल टू mg इक्वल टू, क्योंकि हमने m तो मेंशन किया नहीं है, रेडियस और डेंसिटी से निकालना पड़ेगा। वेट इक्वल टू mg इक्वल टू, अब मास क्या होता है, सब जानते हैं, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कैसे निकलता है, 4/3 पाई r क्यूब, है ना, पाई r क्यूब तो नहीं बोल रहा कोई, स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g कर दीजिए। सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g, दिस इज द वेट, डन। अब सेकंड लिखिए, अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बॉयंसी, अपथ्रस्ट और फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो उसे क्या लिखेंगे, B इज इक्वल टू, आपको मैंने ये समझाया था कि इतने पार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको कि बॉयंसी कितनी होती है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो देखते हैं वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम तो यही 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इनटू, अब लिक्विड की बात करें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। सो लिखें, जहां पे आपने लिखा ना बॉयंसी, वहां पे साथ में लिखेंगे B इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो एल इनटू g। फाइन, फिर थर्ड फोर्स के बारे में लिखें, स्टोक्स फोर्स, उसे आप F से रिप्रेजेंट कर दें और लिख दें 6 पाई ईटा आर वी, स्टोक्स फोर्स 6 पाई ईटा आर वी, डन। हमने बता दिया तीन फोर्सेस एक्ट कर रही है। अब लिखिए इनिशियली द स्फीयर एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड्स, initially the sphere accelerates downwards such that velocity and hence Stokes force keep on increasing। भाई सीधी बात है ना, शुरू में वेलोसिटी जीरो है मान लो, तो स्टोक्स फोर्स तो जीरो काउंट हो गई, और सॉलिड, मैं जैसे आपको बोल रहा था कि हम बॉल बेयरिंग के बारे में सोच सकते हैं, स्टील की बॉल के बारे में सोच सकते हैं, तो भाई उसकी डेंसिटी तो फ्लूइड से बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो डाउनवर्ड गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ड्यू टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो स्टोक्स फोर्स भी बढ़ती जा रही है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब स्टोक्स फोर्स और बॉयंसी मिलकर वेट को बैलेंस कर देते हैं। ये बात ध्यान से सुनिए, समझिए, शुरू में वेलोसिटी कम थी, जीरो थी, फिर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई तो कम थी, तो ये वाली फोर्स कम थी, लेकिन mg भी उतना ही था और बॉयंसी भी उतना ही था, क्योंकि तो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस फोर्स ने बढ़ते बढ़ते इतनी वैल्यू अटेन कर ली कि दोनों ने मिलकर वेट को बैलेंस कर दिया। जैसे ही वेट बैलेंस हुआ तो फोर्स एक्सेलरेशन दोनों जीरो हो गए, यानी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। गॉट इट? ठीक है, मैंने आपको लिखवाया कि इनिशियल द वेलोसिटी जीरो एज इट एक्सेलरेट्स वेलोसिटी एंड हेंस स्टोक्स फोर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। फिर लिखिए at a specific velocity, उसे लिख देना vt, at a specific velocity vt called terminal velocity, comma, these forces balance, and hence velocity remains constant।
and hence velocity remains constant. तो बस उसे हमने सॉल्व करना है. यहाँ पुट कर देते हैं कि mg जो था उसे बैलेंस कर दिया buoyant फोर्स और स्टोक्स फोर्स में. वैल्यूज पुट करते हैं. 4/3 pi r cube डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g इज इक्वल टू, है ना, लिखते जाए साथ साथ, सभी लोग साथ साथ करते जाएं. 4/3 pi r cube into rho s into g is equal to buoyant force 4/3 pi r cube into density of liquid into g, फ्लूइड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, प्लस 6 pi eta r vt लिखना है ना, सिर्फ v नहीं लिखना, vt लिखना. सो ध्यान से करें, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये एग्जाम में 100% आएगा, 101%. जैसे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वर्क एनर्जी थ्योरम, आप जानते हो इनकी इंपॉर्टेंस, वैसी ही. सो 4/3 pi r cube rho s into g is equal to 4/3 pi r cube rho l into g, that is buoyant force plus 6 pi eta r vt. हमें यहां से vt सॉल्व करना है, तो बाकी सारी चीजें एक तरफ, ये एक तरफ, इसमें से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखना, पाई कैंसिल आउट हो रहा है ना, और एक r हटा दे, r हटाएंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर. तो अब देखते हैं 6 eta vt becomes equal to, ये इधर इसके साथ चला 4/3 r square g कॉमन आके रो s माइनस रो l बन जाएगा. देखिए जरा मेरे साथ साथ, इन दोनों टर्म्स में 4/3 है, r स्क्वायर भी है और g भी है. तो 4/3 r स्क्वायर g कॉमन निकाला, रो s माइनस रो l आ गया, और ये टर्म थी 6 eta vt. तो यहां से देखें vt क्या बन जाएगा, vt इज इक्वल टू, अब ये 6 और eta को इधर ले जाते हैं, 4/3 r स्क्वायर g रो s माइनस रो l डिवाइडेड बाय 6 eta. अब देखिए 2 2s are 4, 2 3s. अब फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूं, जो आपको लर्न करना है, 2/9 r स्क्वायर g रो s माइनस रो l by eta. Now this is the formula to be memorized. इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चंस भी बनते हैं, 2 मार्क भी बनते हैं और 3 मार्क. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करें. ठीक है, इसे करने से पहले स्टॉक्स को अच्छे से आना जरूरी है. 6 pi eta r भी वो सॉलिड और लिक्विड के बीच का फ्रिक्शन. एक बार कंप्लीट करें, शाबाश. 20 more seconds if you can. देखिए vt is equal to 2/9 r square g by eta rho s minus rho l. याद करने का तरीका समझाऊं, देखो टर्मिनल वेलोसिटी विस्कोसिटी के इनवर्स में, जितना ज्यादा विस्कस लिक्विड होगा उतनी टर्मिनल वेलोसिटी कम आएगी, जल्दी ही बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगी ना. तो ईटा के इनवर्स में जा रहा है. ग्रेविटी जी डायरेक्टली आ रहा है, आर का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर, आर स्क्वायर. अब देखो ये इसका कोई और फंडा नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा. आर स्क्वायर आ रहा है, जी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है जो आर स्क्वायर पे बनते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है. रो एस माइनस रो एल समझा जा सकता है, सॉलिड की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी. सो vt is equal to 2/9, याद करें मेरे साथ, 2/9 r square g by eta rho s minus rho l. 2/9 r square g by eta rho s minus rho l. That's it. एक बार क्विकली देखें. Solid of radius r falls through a viscous liquid of viscosity eta. 3 forces act on it. Weight, that is 4/3 pi r cube into density of solid into g. Buoyancy, 4/3 pi r cube into density of liquid into g. Then my dear, this Stokes force, that is 6 pi eta rv. आप बताते हैं कि जैसे से नीचे जाता है एक्सेलरेट होकर वेलोसिटी इंक्रीज करती है, 6 pi eta rv बढ़ने लगता है, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज आती है जहां पे अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को पूरी तरह बैलेंस कर देती है. वहां जो वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी, अब वो इंक्रीज नहीं हो सकती. तो इसीलिए आपने यहां मेंशन किया वेट mg इज इक्वल टू buoyancy प्लस f. vt निकालना था तो इसकी टर्म अलग करी, vt becomes equal to ultimately 2/9 r square g by eta into rho s minus rho l. That's all. हो जाएगा अच्छे से यार. अब यहाँ पे ग्राफ बनाना होता है हमें कि जब एक सॉलिड रिजिड बॉडी को आपने फ्लूइड के अंदर छोड़ा तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज करी. अब वेलोसिटी इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, तो वेरिएशन ऐसे आती है. लिखिए जरा, वेलोसिटी विद टाइम, लिख दें वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, और इसे मैं लिख देता हूँ vt, टर्मिनल वेलोसिटी. धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती है और ऐसे करके बन जाती है.
ध्यान रखना ये टच नहीं करवाना आपने, ये आपने यहाँ पे टच नहीं करवाना, बस ऐसे करके छोड़ दीजिए। देख पा रहे हैं? जैसे कि इस वैल्यू को अटेन करेगा बहुत आगे जाए, बस दैट्स इट। तो इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते एक टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर, दैट्स ऑल। टच क्यों नहीं करवाना अंशुल, इसलिए नहीं करवाना कि पता नहीं कब जाके इसकी टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर होगी, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट कि कब एक्वायर होगी। सो इसीलिए हम ये मान लेते हैं कि काफी टाइम लगेगा इस वेलोसिटी को एक्वायर होने में, दैट्स इट, इसलिए नहीं करवा रहे। अपर लिमिट डिफाइन कर दी हमने, अब डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन पैरामीटर्स पता लगेगा कब जाके एक्वायर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या कभी आपने कोई ऐसा एग्जांपल देखा है अपने सामने जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी नीचे की बजाय ऊपर एक्वायर हो सके? क्या आप कोई एग्जांपल ऐसा बता सकते हैं जिसमें टर्मिनल वेलोसिटी अपवर्ड एक्वायर होगी बजाय कि डाउनवर्ड्स? आपने वो पी है कभी बंटे वाली बोतल, सोडा वाली बोतल जो होती है, सोडा बोतल के अंदर जो बबल्स होते हैं वो बबल्स नीचे जाने के बजाय कहाँ जाते हैं, अपवर्ड जाते हैं। कारण क्या है, उनके ऊपर बॉइंट फोर्स उनके वेट से ज्यादा होती है, बॉइंट फोर्स इज मोर देन वेट, तो इसलिए वो ऊपर जाते हैं। तो उनके ऊपर स्टोक्स फोर्स कहाँ लगेगी, याद रखना स्टोक्स फोर्स हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट लगती है, तो वो ऊपर जाएंगे तो स्टोक्स फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। अब वहां फंडा क्या आएगा, बॉइंट फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय वेट एंड स्टोक्स फोर्स, ठीक है। तो आप स्टार मार्क करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लिखिए in case density of fluid be greater, in case density of fluid be greater, comma, terminal velocity is acquired upwards, ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी इज एक्वायर्ड अपवर्ड्स। जो आप यहां से भी देख सकते हैं, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया ना, अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा कर दूं तो आंसर नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव का मतलब क्या है, ऊपर की तरफ। सो क्या टर्मिनल वेलोसिटी सिर्फ डाउनवर्ड अटेन होगी, नहीं नहीं भाई, ऊपर भी हो सकती है। कब हो सकती है, जब ऑब्जेक्ट जो आपने कंसिडर किया उसके कंपैरिजन में लिक्विड या फ्लूइड जो आपने कंसिडर किया उसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो ये ऊपर की तरफ ही एक्वायर होगी, ठीक है बच्चों। एक्सप्रेशन हो गया, ग्राफ हो गया, और ये साथ में विद एग्जांपल्स आ गया। एक लास्ट एग्जांपल इसका मैं देता हूं आपको, जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स गिरती है ना ऊपर से, रेन ड्रॉप बोलूंगा ना, तब रेन ड्रॉप्स गिरती है, तो इट इज सैड कि ये नीचे गिरते गिरते टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, नहीं तो इतनी ऊपर से गिरते हैं शायद ये बहुत तेज वेलोसिटी से गिरती है और आपको हर्ट करती है। अभी तो उतना ज्यादा हर्ट नहीं करती, लिखो स्टार मार्क करके, इट इज considered that raindrops acquire terminal velocity. Raindrops acquire terminal velocity while falling through atmosphere. सर बीट करना। It is considered that raindrops acquire terminal velocity. Raindrops acquire terminal velocity while falling through atmosphere. Falling through atmosphere. एक और फनी सा एग्जांपल है जो बुक्स में भी लिखा हुआ मिल जाता है, ये जो कैट है ना, कैट जितना ज्यादा ऊपर से गिरती है उतना सेफ लैंडिंग करती है। भाई ऐसा क्या हो गया, तो कैट क्या होता है, जब ऊपर से गिरती है ना अपने आप को रोल कर लेती है, अपने आप को रोल कर लेती है स्फेरिकल बॉल की फॉर्म में। जो नीचे गिर रही होती है तो गिरते गिरते टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है। अब इसमें मेरा अपना फंडा क्या है, आपका कभी ना कभी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ होगा, या आप स्कूटी पे चलते हुए इधर उधर देख रहे हो सपोज, तो आप ना उतना ज्यादा अपनी सेंसेस में नहीं होते। ध्यान से सुनना मेरी बात को, स्कूटी चलाते हुए अगर आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हैं, तो आप अपनी सेंसेस में होते हैं। लेकिन अगर आप एक्सेलरेट करते हुए चल रहे हैं तो आप उतना ज्यादा सेंसेस में नहीं रह पाते। तो जब नीचे गिरते हुए एक्सेलरेटेड मोशन रहता है तब तक आप प्रॉपर्ली सेंसेस में नहीं होते,
लेकिन अगर नीचे गिरते हो आप कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गए तो आप आराम से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो कैट का यही कहते हैं, जितनी ज्यादा हाइट से गिरती है उतना इजीली टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करती है, और टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करके फिर वो इजी लैंडिंग कर लेती है, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, देखिए लिखिए जरा, V is proportional to R square, V is proportional to R square, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं, लिखिए लिखिए शाबाश। V proportional to R square, ये फंडामेंटल है। पैराशूट का फंडा अलग होता है सृजन, पैराशूट ना राउंड नहीं होता है ना, उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि रिटार्डेशन चलती है, जब नीचे आते हैं ना तो वो रिटार्ड करता है, बल्कि आपकी वेलोसिटी कम करता है। इसीलिए तो सोचो ना, पैराशूट ओपन करने से पहले यू आर सपोज टू फॉल थ्रू सम डिस्टेंस, ताकि आप अच्छी खासी वेलोसिटी अटेन कर लो, और फिर पैराशूट ओपन करने के बाद आपको रिटार्ड करे धीरे धीरे आप नीचे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखिए फटाफट। ए रेन ड्रॉप falls with certain terminal velocity, raindrop falls with certain terminal velocity। अब लिखिए, what would be the terminal velocity, what would be the terminal velocity of another drop having double radius, what would be the terminal velocity of another drop having double radius। हाँ जी, एक और ड्रॉप जिसकी रेडियस डबल होगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितने टाइम्स होगी उससे? 4 टाइम्स, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं रेडियस डबल होने से स्पीड 4 टाइम्स जा रही है, अगर सेम मटेरियल है, सेम ऑब्जेक्ट आपने कंसीडर किया, सेम नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर किया। क्लियर? तो वन लास्ट टाइम, अगर एक ड्रॉप की रेडियस डबल है तो उसकी स्पीड 4 टाइम्स, तो जितनी बड़ी ड्रॉप उतनी ज्यादा टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, आगे फिर कल कैरी ऑन करेंगे। आपको मैंने बता दिया है कि आप क्लासेस अभी घर से ही करेंगे, और जो आपने 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन का चैलेंज अपना लिया हुआ है उस चैलेंज को कैरी ऑन करिए, राइट। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जो इसे 20 डेज के लिए कंप्लीट करेगा मेरी तरफ से 100% उसको कैश प्राइज होगा ही होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।